आज हम आए हैं उदयपुर के सांसद जो कि विगत 9 साल से उदयपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्जुन लाल जी मीणा के पास। आज हम ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो उदयपुर को लेकर उन्होंने जो विगत 9 वर्ष में कार्य किए हैं और क्या क्या उनकी घोषणाएं थी जिनको वो पूरा कर सके और कितनी उनकी बाकी रह गई, इस संबंध में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हम जानते हैं अर्जुन जी मीणा जी का स्वागत करते हैं इसमें जी। और नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप 9 साल से सांसद हैं जी तो ये बताएं कि 9 साल में आप जब पहली बार सांसद बने थे जी जी तो आपके मन में क्या भावना थी और कौन सी भावना है आपकी पूरी? जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप यहाँ पधारे, मेरी बात को, संसदीय क्षेत्र की बात को जानने के लिए पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 में जब पहली बार मैं यहाँ से सांसद बना और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उनके नेतृत्व में उस चुनाव में हम जिस मुद्दों को लेकर हम अंदर गए थे, चुनाव लड़े थे कि मोटे मोटे जो देश में जो मुद्दे थे उसको फोकस किया और हमारे क्षेत्र में उदयपुर सिटी और उदयपुर सिटी के बाहर मेरा जो संसदीय क्षेत्र पड़ता है उनके जो बड़े बड़े बातें थी, जो मुद्दे थे, उसको लेकर हम चुनाव में गए और जनता का आशीर्वाद मिला, आप सब लोगों का स्नेह मिला, प्यार मिला और 2-2.5 लाख वोटों से अधिक वोटों से मुझे यहाँ से जिताकर देश की पार्लियामेंट में भेजा। सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट में गए, मोदी जी ने हमारा 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर लिया और हमें कुछ बातें बताई क्या करना और क्या नहीं करना। उसमें ये था कि मूल रूप से हम जो वादे लेके गए थे, एक तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा था, 370 का मुद्दा देश का मुद्दा था, ये संसदीय क्षेत्र का मुद्दा नहीं था, ये देश का मुद्दा था। उसको देखते हुए और हमारे क्षेत्र में जो पहले से खटाई में पड़ी हुई परियोजना उदयपुर से अहमदाबाद आमान परिवर्तन का था, ये 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब उन्होंने घोषणा करी थी उदयपुर आके कि यहाँ हम रोड गेज बनाएंगे और उदयपुर से अहमदाबाद जाने की सुविधा, रेल सुविधा मिलेगी। 5 साल निकल गए, 2014 आया, 14 में 1 रुपया नहीं, 14 में हम आने के बाद हमने मोदी जी से सबसे पहले कहा कि हमारे ये हम वादा करके आए हैं, हम चुनावी मुद्दा हमारा रहा है और जनता की नितांत आवश्यकता है रेल सुविधा, उसके लिए हमें आमान परिवर्तन। तो मोदी जी ने हम सबको बुला कर यस किया और उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पहले टेक ऑफ करो। जो पहले 10 करोड़ लगे हैं, 100 करोड़ लगे हैं, 250 करोड़ लगे हैं और खटाई में पड़ी हुई है, उन सब, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार की घोषणा हो, इस घोषणा को आपको अमल में लाना है और उसको पूरा। आपने 31 सितंबर 2022 को देखा होगा, आप थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद फ्लैग ऑफ किया। हाँ सर, फ्लैग ऑफ किया। हम लोगों ने एक गाड़ी जयपुर से, एक अहमदाबाद सारवा से चली। तो ये हमारे बहुत बड़ा एक मुद्दा था और जनता का भी बहुत बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे, इस समस्या का समाधान होने से उदयपुर क्षेत्र के लोगों को एक आसान रेल सुविधा मिली और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो अहमदाबाद, गुजरात मजदूरी के लिए रोज जाते हैं, रोज आते हैं, उनको भी जाने आने में सुविधा मिली और उनका बहुत बड़ा काम हुआ है। इससे आज पूरे क्षेत्र में ये जो एक आने वाले चुनाव में 2023 विधानसभा का चुनाव, 24 लोकसभा का चुनाव, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी इस मुद्दे से। मीणा जी एक चीज़ बताएं, जी, हालांकि आपके राज्य काल में ये ब्रॉडगेज बनी, मगर जो पूरा लाभ अहमदाबाद ब्रॉडगेज का है वो भी नहीं मिल रहा क्योंकि ट्रेन आसावर तक जा रही है, वहाँ से लोगों को 20 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। दूसरा, श्यामला जी से मोड़ासा तक जो 28 किलोमीटर का रास्ता, जिसके ऊपर ट्रेन अगर रेल रूट बन जाता है तो आदमी सीधा बॉम्बे या पुणे वगैरह जा सकता है, वो अभी तक नहीं बना है, वो मोड़ासा से लेकर श्यामला जी के बीच का। और
उदयपुर से बॉम्बे के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। रतलाम होकर अभी भी हम घूम के जा रहे हैं, जी जिससे हमारे कम से कम 5-7 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। जी। इससे उदयपुर की जनता बहुत तरसते है। इन दोनों विषयों पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले रेल में मान परिवर्तन का काम पूरा हो गया। अब विद्युतीकरण का काम चल रहा है उदयपुर से अहमदाबाद। विद्युतीकरण का काम जैसे ही समाप्त होगा तो बॉम्बे से उदयपुर और जयपुर जाने वाली ट्रेन हमको सीधी मिलने का हमको रेल मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है। हम लोग माननीय सांसद CP जोशी, चित्तौड़गढ़ जो भी प्रदेश अध्यक्ष है वो, माननीय कनकमल जी कटारा, बांसवाड़ा गोरखपुर से सांसद, मैं स्वयं और दिया कुमारी जी, हम चारों सांसद मिले थे और उन्होंने एक ही बात कही कि आपकी रेल से संबंधित जितने भी समस्या है, जितनी भी रेलगाड़ियाँ बढ़ानी है, सब कुछ हम इसको हम नोट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एक एक करके इसको चलाएंगे। तो 2 ट्रेन तो अभी हमको मिल गई, इंदौर से उदयपुर, उदयपुर से असारवा। एक ट्रेन हमको मिली कोटा से उदयपुर, उदयपुर से एक असारवा, और एक जयपुर से वो चल नहीं रही है असारवा से। तीसरा जो मेन इनके जो आपकी बॉम्बे से रेल चलाने वाली जो बात है, और वहाँ असारवा से जो अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है, अभी तक सर इस पर ज़्यादा कोई चर्चा नहीं। अभी उसको, क्योंकि पहले ये हमारा पहला ये था कि जहाँ तक ट्रेन है उसको आमान परिवर्तन का काम पूरा हो जाए, एक बार ट्रेनें चलने ले जाए। अब चूँकि वो ट्रेन लिंकेज नहीं होगी, जंक्शन नहीं होगा, तो अहमदाबाद की ट्रेनें डायरेक्ट नहीं जुड़ पाएगी, डायरेक्ट मुंबई की नहीं जुड़ पाएगी, डायरेक्ट साउथ राज्यों से नहीं। तो हम भी समझते हैं, रेल मंत्रालय भी समझता है इस, और हम अभी आने वाले जो मानसून सत्र है इसको हम जोर शोर से उठाएंगे और इसका पूरा। दूसरा जो मुद्दा अपना साम्राज्य वाला, ये मुद्दा बहुत पुराना है और इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी से बात करी और सिद्धांत उन्होंने स्वीकार भी किया है कि ये शॉर्टकट 16 किलोमीटर का बन जाता है, तो बॉम्बे जाने के अहमदाबाद जाना नहीं पड़ेगा। तो ये काम भी हमारा बहुत जल्दी, इसका सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। बजट मानसून सत्र में जो अनुदान मांगों पे वापस चर्चा होती है, हम कोशिश करेंगे अनुदान मांगों पे इस पर चर्चा होवे और हमको रेल मंत्रालय इसमें कुछ न कुछ हमको पैसा देवे। तो उम्मीद तो पूरी है, आने दो मानसून सत्र में। उदयपुर से पुणे के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स है ट्रेन की, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है सर मेरे पास, क्योंकि बॉम्बे पे लोगों को जाकर फिर बाद में ट्रेनें बदलना पड़ता है, तो बहुत भारी पड़ता है। कल सर एक माहेश्वरी जी आए थे जो भीलवाड़ा से कम 150 ट्रेनों के लिस्ट लेके आए थे, है ना। 150 ट्रेनों की मैं आप चाहो तो उपलब्ध करा दो, वो पूरे देश से लिंकेज करने वाले उदयपुर को कैसे जोड़ सकते हैं। अच्छा, तो हमारी कोशिश है कि देश और दुनिया में उदयपुर का नाम बहुत ही फेमस है, वेडिंग डेस्टिनेशन है, पर्यटन की दृष्टि से और अरावली हिल्स की दृष्टि से और वातावरण और वायुमंडल की दृष्टि से भी और सौंदर्यता की दृष्टि से देश में उदयपुर का अच्छा नाम है, दुनिया में अच्छा नाम है। तो निश्चित रूप से आप और हम चाहेंगे, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, दुनिया चाहती है कि ये सभी यातायात सुविधाओं से उदयपुर शहर जुड़े। आपने सभी यातायात सुविधाओं की बात की जी, मगर गडकरी जी बार बार घोषणा करके गए हैं, मगर उदयपुर को वो अभी पूरा लाभ नहीं मिल सक रहा, जबकि पैसे की कमी नहीं है गडकरी जी के पास। हाँ। सड़क परिवहन मंत्रालय में हालांकि आपने बहुत सी वोटें बढ़ाई, घाटों की तरफ बना दी, हाँ। मगर उदयपुर से जो बाईपास निकल रहा है, कायाबाई। जो एक गया बाईपास, जिसमें मौतें इतनी ज़्यादा होती हैं, जिसके अभी उसको लेकर आपने क्या देखिए, फोकस किया? मैंने फोकस अभी 3 दिन पहले ही मैंने PD साहब है जो NHAI से उनसे बात करी है और मैं स्वयं भी अभी कल परसों जाके देख के आया हूँ। मेरा देखना, तो मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कब पूरा होगा, लेकिन वो इंजीनियर हैं, उन्होंने ये कहा है उनको 4 सीट मिली हुई है और जो ठेकेदार था उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है पहले वाला, अब खुद NHAI पे लिख करा दी है, लेकिन NHAI वालों में भी कुछ गड़बड़ियाँ मेरे सामने भी कुछ नज़र आई, मैंने भी उनको मौके पर बुला के बताया और पेपर में, प्रेस में भी आया है। उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि सितंबर माह में हर हालत में ये रोड बनाकर हम जनता को सुपर सितंबर में ये मान के चलें कि अब की बार डेट नहीं बढ़ेगी। सर मैं तो उनके हवाले से ही बात कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे जो कहा है सितंबर के में हम रोड बना के आपको जनता को सुपर। तो क्या इस मामले में आप हर महीने
मैं इसका हर observation महीने हर करेंगे। 15 दिन ऑब्जर्वेशन करूंगा और मैं लोकसभा में भी इस बात को उठाऊंगा, गडकरी साहब को भी इस बात को बताऊंगा क्योंकि कि 10-10 किलोमीटर का यस चौराहे पर यस होती। और जो ये गीतांजलि हॉस्पिटल है, ये सारे हॉस्पिटल है, उसमें आधे लाश उसी से हो जाता है, मर जाते हैं लोग बाग, टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, जाम इतना रहता है और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। सर एक जो अपना नेशनल हाईवे है उदयपुर अहमदाबाद का, उसमें शामला जी से आगे जो 6 लेन का काम है वो भी पूरा नहीं हुआ है, उसको लेकर के अभी क्या, और इधर चित्तौड़ की साइड में भी पूरा नहीं हुआ। आज आज राजस्थान की पत्रिका में दिया हुआ है, चित्तौड़ का काम 2 साल में टूटने लग गया। ये बड़ा ये जांच का विषय भी है और इस बात को हम लोकसभा में उठाएंगे कि उसके गारंटी पीरियड 5 साल का होता है और 2 साल में जब रोड खराब नहीं हो, नहीं 6 लेन बनी ही नहीं है सर आधे रास्ते हाँ, में। तो उसका भी जांच कराई जाएगी, क्यों नहीं बनी, और तुम टोल टैक्स ले रहे हो, हाँ, तो किस बात का टोल टैक्स ले रहे हो। इधर शामला जी में भी नहीं बनी है हाँ, आधी से ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग देश के सड़क और परिवहन मंत्री से मिलेंगे, इस बात को करेंगे और इसमें अगर कोई इस तरह का लोग पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं तो इस पक्ष में। अब एक बात और थी जो आपके चुनावी मुद्दों में सबसे भारी रही थी, वो थी उदयपुर को B2 का दर्जा दिलाना। जी। जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, शहर की पेरिफेरी बहुत लंबी हो चुकी है, मगर जो क्षेत्र है उसके हिसाब से उदयपुर का B2 का दर्जा आज तक पेंडिंग चल रहा है। ये आपका पहले इलेक्शन में भी आपका वादा यस, था। देखिए मैंने बहुत बार मुद्दा उठाया है, जहाँ भी नियम और प्रक्रिया के तहत उठाना पड़ता है और व्यक्तिगत रूप से भी हमारे शहरी मंत्री जो हैं उनसे पूरी साहब से मैं स्वयं मिला था। हमारे राजस्थान में 29 शहर ऐसे हैं जो 20 श्रेणी में आते हैं, 29, लेकिन हमारा ये है कि जनसंख्या कम होने की वजह से हमारा उदयपुर शहर उसमें नहीं आ रहा। उस समय अब तो उदयपुर आ गया है, अब आ रहा है, उन्होंने 5 लाख की जनसंख्या से, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, 10 अब साल 6 लाख के लगभग ऊपर हमारी जनसंख्या हो चुकी है। अब प्रक्रिया चलती है, बहुत जल्दी मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही जल्दी बीटी श्रेणी का दर्जा उदयपुर शहर को मिलेगा। अच्छा, एक और मुद्दा जो उदयपुर का ज्वलंत मुद्दा है, जिस पे आज उदयपुर के अधिवक्ता स्ट्राइक पर है, हाँ, हाई कोर्ट का, और केंद्र सरकार ने कोर्टों को निर्देश दिया हुआ है कि अब वर्चुअल हाई कोर्ट खोली जाए सब जगह। हाँ, मतलब जल्दी फैसला हो जाए। हाँ, वर्चुअल कोर्ट मतलब हाँ, सुनवाई ज़्यादा हो। हाई कोर्ट की बेंचें सब जगह खुल जाए वर्चुअली। उदयपुर के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, हमें अभी देश में हमारे राजस्थान के ही माननीय राम अर्जुना जी मेघवाल कानून मंत्री बने हैं, तो पहले से ज़्यादा भरोसा और हमें उन पे हो गया है कि उनको यह जोग्राफिकल जो हमारी स्थिति है, जहाँ पे कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, रतनपुर डूंगरपुर में है, तो कहाँ शामला जी के बॉर्डर है, इधर अंबाजी बॉर्डर लगता है, कहाँ खोखरा बॉर्डर लगता है, यानी कि पूरा क्षेत्र कहाँ प्रतापगढ़ का बॉर्डर घाटोल लगता है। इन लोगों को ठेठ जोधपुर जाना पड़ता है और काफ़ी दूरी पड़ती है। निश्चित रूप से मैं तो पहले से ही इस बात को सहमति में था और मैंने कई बार मुद्दा उठाया भी और अभी भी उठाऊंगा और मैं भी चाहता हूं आपके साथ इस बात को जोड़ते हुए कि हर हाल में एक बेंच की स्थापना उदयपुर में की जाए और इसके लिए हम अभी माननीय मंत्री जी से डेपुटेशन के साथ हम सांसद लोग भी मिलने वाले हैं। हम लोग भी इस पर पूरी लगे हुए हैं कि इनको, और अधिवक्ता लोग मैं देख रहा हूँ आजकल स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो अच्छी बात है कि उनकी बात को आगे तक हम लोग पहुँचाने का काम करें। क्योंकि अधिवक्ताओं ने कहा है कि जो हाईकोर्ट की बात करेगा हम उन्हीं का साथ देंगे। बिल्कुल हमारे साथ होना चाहिए और हम लोग इस बात को, हाईकोर्ट की बेंच की जो स्थापना है इसको लेकर संसद में इस बार आवाज उठेगी। एक बार नहीं कई बार उठेगी, एक बार नहीं, मैं तो बार बार 0 ओवर लगाऊंगा, बोलिए जब चाहेंगे जब उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा जीवन। और कौन से मुद्दे आपके जहन में हैं जो आपकी तरफ से अभी अधूरे रह गए जिनको प्रयास कर रहे हैं? देखिए सर, उदयपुर शहर के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे काम इस 9 साल के काल में हुए हैं। रेलवे का बता के मैंने आगे बताया, हमारा जो 6 लेन का रोड बना, हमारा बाईपास का रोड अभी जो अगस्त सितंबर में पूरा होने वाला है, हमारा उदयपुर शहर से एक निकलने वाला रोड है जो झाड़ू तले से जाता है और खोखरा बॉर्डर जाता है। अभी एक रिंग रोड की हमें ज़रूरत है, जैसा बोला कि आगे क्या करना है, मेरी प्लानिंग ये है, एक रिंग रोड जो बाईपास बना है जो काया से देवाली हो, तो ये यहाँ से अपन नाथद्वारा रोड जाता है और यहाँ तक वो हो गया, अम्बेरी तक हो गया। अम्बेरी से आगे जब जाते हैं वहाँ तो कौन सा गांव है जहाँ
पिंडवाड़ा जाता है, पिंडवाड़ा। वहाँ से लेके एक हमारा रिंग वीरों रोड, का गुड़ा के पास में उससे आगे से रिंग रोड सीधा कुंडाल वाले NH 58 पे मिल जाए, तो ये एक हमारा रिंग रोड पूरा हो जाएगा। तो उदयपुर के चारों तरफ रोड से हमारा शहर जुड़ जाएगा। वो इस रिंग रोड की अभी परिकल्पना लेके आगे चल रहे हैं, और हम आपके माध्यम से उदयपुर वासियों को भी एक वादा करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी उदयपुर शहर को एक रिंग रोड मिलने वाला है। सर एक चीज़ और है। दूसरा सर, चूँकि आपने क्वेश्चन पहले पूछ लिया, बात मेरा क्या लंबी हो गई। स्मार्ट सिटी, उदयपुर स्मार्ट सिटी पूरे देश में 20 स्मार्ट सिटी को लिया गया। उदयपुर बहुत छोटा शहर था, लेकिन फिर भी यहाँ के नागरिकों की जागरूकता की वजह से उन्हें ऑनलाइन जिस तरह से उसमें करना था पार्टिसिपेट, वो करते हुए देश में ये दिखा दिया कि एक छोटा शहर कितना एक्टिव है वहाँ के नागरिक, और नागरिकों को एक्टिव देखते हुए 20 शहरों में से एक शहर उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी मिल गया। लगभग 1500 करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए हैं। स्मार्ट सिटी का काम लगभग 90% पूरा हो गया है। आने वाले समय में काम पूरा हो जाएगा और पूरे उदयपुर शहर को, दुनिया को स्मार्ट सिटी, जो इंदौर है उससे ज़्यादा हमारी स्मार्ट सिटी इस अरावली पर्वतमालाओं के बीच में आने वाले हर दर्शक को, हर पर्यटक को, हर आदमी को, हर व्यापारी को, हर व्यक्ति को दिखेगा कि उदयपुर दुनिया में सबसे खूबसूरत शहर है। सर एक चीज़ और थी जो मैंने आपको पिछली बार भी चर्चा की थी, पर्यटन की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की, परिवहन की बात की, मगर आज से 10 साल पहले उदयपुर को जो हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा हो गई थी। सुविधा भी डेवलप हो गई, मगर अभी तक उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का न तो दर्जा मिला, न यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू हुई। देखिए सर, हम लोग भी बार बार जनता हमको इस बात को मुद्दा उठाते रहती है और हम लोगों के इसके संज्ञान में है मुद्दा, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग, हमारे छात्र वगैरह, मजदूर लोग, बहुत सारे लोग बाग जाते रहते हैं और उनको अहमदाबाद या जयपुर जाके फ्लाइट लेनी पड़ती है। हमने माननीय ज्योतिराम जी सिंधिया जो भी हमारे इसके मिनिस्टर है, इसके हवाई एविएशन मिनिस्टर है, उनसे बात करी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया और उनका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ये है कि वो मध्य प्रदेश नज़दीक है, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मंदसौर नज़दीक पड़ता है, नज़दीक वाले, तो उनका भी इसके इंटरेस्ट है। तो उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया बहुत जल्दी हम आपको, क्योंकि जो कुछ कमी थी राज्य सरकार की ज़मीन को लेकर वो अब पूरी हो चुकी है। तो हम समझते हैं कि बहुत ही जल्दी ये काम भी हमारा पूरा होने लगा है। हम आश्वस्त हैं कि जल्दी हमें एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी मिलेगी। एक सवाल मेरा है। जी सर। सवाल ये है कि वागड़, जिसे गणेश्वर धाम कहते हैं, उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात राजस्थान सरकार ने उठाई थी, मुख्य प्रधानमंत्री आए तब भी बात उठी थी, तो मुद्दा कहाँ रुक गया, कब होगा? देखिए, ये जितने भी टूरिज़्म के पैलेस है, जितने भी टूरिज़्म के पैलेस राजस्थान और मेवाड़ और वागड़ धरती पे हैं, एक एक कर को चिन्हित करके राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा। जो राज्य सरकार के अंडर में उनको प्रयास हो रहा है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। भाजपा की सरकारों ने, वसुंधरा जी की सरकार थी, मानगढ़ को 5 करोड़ रुपए देके उसमें काम करवाया। गणेश्वर धाम में 8.5 करोड़ लगा के वसुंधरा जी ने काम करवाए, और वसुंधरा जी के टाइम में जितने भी मंदिर थे उन सबको काम कराया। गहलोत साहब हैं, गहलोत साहब भी अपनी तरफ से जितना काम है हो सकता है वो भी बात कर रहे हैं, सुनने में आता है कुछ काम वो भी करा रहे हैं। मानगढ़ धाम पे 30 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा था कि भाई उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा। उस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। उन तीनों की उपस्थिति में ये कहा गया है, एक बार तीनों राज्यों की जो सीमाएं एक दूसरे से मिलती है, एक बार आप ये तय कर ले कि हमें क्या करना है इसे। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये चुनाव के पहले मैं समझता हूँ कि इसका मानगढ़ धाम का राष्ट्रीय स्मारक बन सकती है। अच्छा, एक मुद्दा जो आपकी प्रेस क्योंकि सर ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, ये ABVP का मुद्दा था।
मानगढ़ धाम को सड़क बनाना, चुन्नीलाल जी गरासिया जब PWD मिनिस्टर थे सबसे पहले वो उन्होंने रोड निकलवाई। तो ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, भाजपा का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी है, कांग्रेस वालों ने भी काम करा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने काम, सब पार्टियों ने अपना अपना समय में अपने काम कराए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्मारक बनाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का है। चुनाव से पहले हो जाएगी। बिल्कुल सर, मेरे को पूरे मुद्दे आशान्वित हो, आप जैसे मेरे ऊपर आशा रख रहे हैं, मैं उन पर आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम हमारा पूरा हो। एक लास्ट क्वेश्चन जी। मीणा साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उदयपुर के जो विद्यालय हैं, क्योंकि आज जो हालात हैं देश में बहुत बुरे हैं, शिक्षा का जो स्तर है बहुत ज़्यादा गिर है और जो युवक आ रहे हैं, युवतियाँ आ रही हैं, उनका एक नई मेंटेलिटी आ रही है पश्चिमी सभ्यता के द्वारा। तो आपने ये कहा था कि गुरुकुल के तर्ज पर जितने आवासीय विद्यालय हैं उनको शुरू किया जाता है कि हम अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति की ओर लौट सकें, उसको लेकर आपका क्या प्रयास चल रहा है? देखिए सर, भारत सरकार ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया और जो हमारे जो HRD मिनिस्टर अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और हमारे जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा जी है, कृषि मंत्री तोमर साहब है, ये 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल की पद्धति के तहत कैसे शिक्षा दी जाए और कैसे वहाँ से निकलने वाला नागरिक एक देश का अच्छा नागरिक बन सके। देश में 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने की घोषणा की, लगभग 550 स्कूल पूरे देश में बन के तैयार होने वाले हैं और बड़ी गर्व के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि राजस्थान में 11 स्कूल खुले हैं, उनमें से 6 स्कूल मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उदयपुर संसदीय क्षेत्र में खुले हैं, 4 स्कूल बनकर झाड़ोल, लसाड़िया कुंड, धरियावद और सलूमर सराड़ा, ये 4 स्कूल बन के तैयार हो चुके हैं। उनका हम माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने टाइम लिया है, अगर वो नहीं होंगे किसी भी मिनिस्टर को आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 महीने में करके हम नवोदय विद्यालयों को बदलने का था जी, उसको लेकर आपके क्या प्रयास है? देखिए, हम लोगों ने जो पूरे देश के, इसलिए मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट का नाम दिया। HRD मिनिस्टर काम करती है नवोदय विद्यालय पर, तो नवोदय विद्यालय प्लस एकलव्य विद्यालय पे काम करती है जनजाति विभाग। प्रशिक्षण, बच्चों के शैक्षणिक रूप से प्रशिक्षण, कृषि में किस तरह से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल शिक्षा कैसे दी जाए, इस संबंध में काम करता है कौशल विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। ये चारों मंत्रालय मिलाकर HRD मिनिस्टर को ये कहा है, ये जो नवोदय पैटर्न पे जितने विद्यालय हैं उन सबको एकलव्य मॉडल पैटर्न पे कर दो। ये दोनों एक मर्ज हो जाए तो एक दूसरे में ये शिक्षा का ये एक मर्ज हो जाएगा, तो जो नई शिक्षा अपने आप आ जाएगी, वो आ जाएगी। जो नई शिक्षा पद्धति जो देश में बनी है वो नई शिक्षा पद्धति ये है। बहुत बहुत शुक्रिया मीणा साहब, आज हमसे खुल के बात करने के लिए, जी अपनी 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए। जी, हम आपके स्वास्थ्य की सुखद कामना करते हैं। बीच में आपका स्वास्थ्य बड़ा नासाज रहा था, प्रभु से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो और वापस अपने क्षेत्र को प्रगति प्रदान करें, इसी आशा से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही धन्यवाद।